नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में कितना फाइट चल रहा है और इस फाइट का मेन रीज़न क्या है वो क्लियरली जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने फॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं वो क्लियरली ये मान रहे हैं कि शायद रशिया का जो इंटेंशन है कि यूक्रेन को अपने में मिला लेना, क्योंकि रशिया का भी वही मानना है जो कि चाइना का और ताइवान के साथ में जो इशू है कि ताइवान इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो वहीं पर रशिया भी ऐसा क्लेम करता है कि यूक्रेन जो है उसकी जो कल्चर है और वहाँ के जो लोगों की जो भाषा है वो बिल्कुल रशिया से मिलती जुलती है, तो ये रशिया का पार्ट हो सकता है। जबकि प्रिंट मीडिया में जो हमने देखा, प्रिंट मीडिया में रशिया ने कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया कि वो यहाँ पे इन्वेजन करके अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं। उनका जो स्टेटमेंट आया था वो क्लियर बोलता है कि उनका मतलब था उसको डीमिलिटराइज करना और वहाँ पर लोगों की अपनी ओर सत्ता को स्थापित करना। हालांकि इस लड़ाई को होते होते काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट उन्होंने देखा 10 दिन लग गए और इसमें कई सारे ऐसे मोड़ आए, कई सारे ऐसे मौके आए, कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए दोनों तरफ से जो कि ये दिखा रहे थे कि ये जो रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है वो जाती है, वहीं रशिया इसको डिफेंड भी करता हुआ दिखा। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितने भी नेशंस हैं वो भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि इधर दे शुड सपोर्ट रशिया और दे शुड सपोर्ट यूक्रेन। तो इस पर भी बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ और कई सारे चीज़ें खुल के भी सामने आई। तो आज के वीडियो में आपका थोड़ा सा इसमें लाइट डालना चाहूँगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट whenever any kind of this videos comes in you will get it first as a notification। तो दोस्तों चलिए कारवां चालू करते हैं और एक बार इस परपेज पे देखते हैं कि आखिर मामला ये कैसे हुआ और कैसे ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची। तो जहाँ तक देखते हैं कि जो यूक्रेन है 1991 तक रशिया यूरोपियन जैसे कहते हैं ना, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसके बाद में ने एक इनके अपोजिट में वोट किया और अपने लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की। हालांकि इनको सेपरेट कंट्री नहीं दिया गया बट इट वाज वन ऑफ द स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। बट सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ इसमें यूरोपियन कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ था, इसकी वजह से उनको विघटन हुआ। विघटन के बाद में ये यूक्रेन अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानने लगा, जबकि रशिया ने इसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और इसी वजह से इनके बीच में बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज भी हुए, कई बार ऐसे मौके भी आए जहां पर ये एक दूसरे के सामने थे। और उसके बाद जो अभी जो लास्ट 2 साल से कन्फ्रंटेशन इतना ज़्यादा था कि लग रहा था कि अब रशिया इस पर अटैक करेगा, कि अभी इस पर अटैक करेगा। पर हालांकि इस जनवरी 2021 आते आते ये क्लियर संकेत हो गए थे कि हाँ, रशिया इज प्लानिंग टू डू सम स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। और उसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स यूएस ने भी इंगित की थी। हालांकि रशिया ने इसका खंडन किया। रशिया ने क्लियरली कहा कि वी आर नॉट हैविंग एनी प्लान टू डू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। तो वहीं बीच में अभी जैसे खबर आई कि उनका एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी लीक हो गया रशियन एजेंसी का। उसमें क्लियरली दिखा था कि जनवरी 2022 में ये डिसीजन ले लिया जा चुका था कि वी विल डू अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये पूरा इसको ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका था। और ये एक्चुअली जो रशिया उस चीज़ को डिफेंड भी करता है। रशिया कहता है कि अवर मेन पर्पसेस, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं करंट गवर्नमेंट से और इसकी वजह से हमको वहाँ पे डीमिलिटराइज करना पड़ेगा और उसके बाद एक नई सत्ता काबिज करनी पड़ेगी। हालांकि जो विजुअल सामने आए उससे क्लियर दिखा कि एक बार को लगा था कि रशिया अगर अटैक करेगा तो विद इन 2 डेज में वो वहाँ पे पूरा कब्जा करके और सारी चीज़ें डीमिलिटराइज करके वहाँ पे सत्ता काबिज कर लेगा। बट जैसा उसने सोचा उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका मेन रीजन था कि ये संगठित रहे और इनको कई सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जो नाइबरहुड कंट्रीज हैं, उनने सपोर्ट किया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लिए और यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं इनने भी इनको आर्म सप्लाई किए और कई सारे एम्यूनिशन का भी सप्लाई किया है। ऐसा कुछ रशिया का मानना है। रशिया ने इस पे एक्चुअली आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट इज ए डायरेक्ट सिग्नल दैट यू आर सपोर्टिंग माय एनिमी, दैट मींस इट कैन इनवाइट टू हैव थर्ड वर्ल्ड वार आल्सो। तो थर्ड वर्ल्ड वार की एक्चुअली सिचुएशन तो नहीं बनती फिलहाल। अगर ऐसा कुछ होता है, एंगेजमेंट होता है
तो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वी कैन कम टू इवन दैट सिचुएशन वी कैन बी एबल टू फोर्स टू गो टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। एनीवे, इस चीज को छोड़िए। तो इतना सब होने के बावजूद शांति वार्ता की भी बातचीत हुई, जैसा कि हमने देखा कि पिछले हफ्ते में शांति वार्ता की भी बातें हुई। वो आपस में एक टेबल पे आए बेलारूस में जाके, बट वो भी बिना किसी निर्णय पे आते आते खत्म हो गई। हालांकि फिर भी शांति की वार्ता चल रही है। और इसी बीच रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ दिन के लिए सीज फायर किया कि चलिए कि लोग यहाँ से निकल जाएं और एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट हो जाएं और यहाँ से निकल जाएं। इवन वहाँ से मास इवैक्यूएशन हो रहा है। हमने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो फंस गए थे, वो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा करके धीरे धीरे करके गवर्नमेंट्स ने वहाँ से इवैक्यूएट किया। अब सेफली अपने घर पे पहुँच रहे हैं। हालांकि ओवरऑल मानना ये है कि अभी भी असमंजस वाली बात तो ये हो रही है कि जब ये प्री डिसाइडेड था कि रशिया इज गोइंग टू डू अटैक ऑन दी यूक्रेन, तो यूक्रेन गवर्नमेंट क्यों सो रही थी? और जबकि सारी गवर्नमेंट एडवाइजरी पहले से आ चुकी थी, सारी सिक्योरिटी एजेंसी ने पहले इंडिकेट कर दिया था कि ये चीजें होने वाली हैं। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट है, वो वहां पे क्या कर रहे थे? उनको क्लियर पता था कि यहाँ से निकलना था, वो नहीं निकले। और आज इंडिया में भी देखिए, इंडिया पे ब्लेम गेम हो रहा है। करंट गवर्नमेंट पे आप ब्लेम कर रहे हो कि गवर्नमेंट फेल हो गई अपने स्टूडेंट को लाने में। ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी। इवन एक महीने पहले से, ये जो अटैक की जो सिचुएशन बन रही थी, उससे पहले से ही एडवाइजरी जारी, उससे भी काफी दिनों पहले से एडवाइजरी जारी थी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां से निकलने की अपनी अपनी तैयारी कर लें। पर ये लोग तैयार नहीं हुए और उसका खामियाजा अब हम देख रहे हैं। कई सारी कैजुअलिटीज भी हुई और कुछ लोग अब निकल के आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो रिक्वायर्ड जो एफर्ट था उन्हें रखा और कोशिश यही की गई कि सबको खींच के लाया जाए। तो अभी जो अटैक चला, तो अभी एक रिसेंटली में एक खबर आई, एक मीटिंग हुई यूरोपियन यूनियन और उसकी लाइक माइंडेड कंट्रीज की। उन्होंने डिसाइड किया कि रशिया और बेलारूस, पार्टिकुलरली बेलारूस एक्चुअली कहते हैं कि शांति से सपोर्ट कर रहा है, उसने रशिया का अपोज भी नहीं किया, तो खुलेआम में उसके साथ लड़ा भी नहीं। तो मतलब एक तरह से कहें तो बेलारूस समर्थन कर रहा है। उसकी वजह से बेलारूस और रशिया पार्टिकुलरली इनको इनकी एक कमेटी है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सी बाल्टिक सी नेशंस। इनने एक काउंसिल बनाई थी। उसमें कई सारे कंट्री, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर है, देखो, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, आइलैंड है, लातविया है, लुथियाना है, नॉर्वे है, पोलैंड है, स्वीडन है, इंक्लूडिंग रशिया एंड बेलारूस। तो इनके साथ में है। और ये जो टोटल ये जो कहलाती है वो कहलाती है काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट्स। तो उससे इनको बैन कर दिया गया है। अब फिलहाल ये जानने की जरूरत है एक्चुअली ये है क्या काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट्स। इसका जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1992 में, जब कोल्ड वार चल रहा था इन कंट्रीज में, सोवियत यूनियन नियर बाई जो बाल्टिक सी के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनमें कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार के बाद में कई सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए। उसको काउंटर करने के लिए इनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसका काम है कि उस जो बाल्टिक सी स्टेट्स हैं उनके अंदर में ट्रैंक्विलिटी बनाना, पीस स्थापित करना और सेफ एंड सिक्योर रीजन देना, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल रीजन देना। ये 3 मुद्दों पे ये काम कर रहे हैं। एक तो अपनी जो इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी है, आइडेंटिटी है, उसको इस्टेब्लिश करने में पूरी मदद करना, दूसरा सेफ एंड सिक्योर रीजन देना और तीसरा है सस्टेनेबल और प्रॉस्परस रीजन स्थापित करना। तो 1992 से जब ये सारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मिलकर इसकी स्थापना की, जिसको कहते हैं कमेटी ऑफ बाल्टिक सी स्टेट्स, और जिसका मुख्यालय रखा गया था कोपेनहेगन में 1992 में। इसका मेन उद्देश्य यही था कि इस जितने भी बाल्टिक सी के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर पीस स्थापित करना, डेवलपमेंट यूनिफॉर्मली होना, इसकी असर्टेन करना। एवरी ईयर ये लोग मिलते हैं और तब से ये लोग एवरी ईयर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हर एक जो स्टेट है, जो कंट्रीज है, उसका मेजबानी करता है। तो हालांकि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी जो रिसेंटली में अगर देखें तो रिसेंटली में इनका अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी बन चुका है। 1998 से इनका हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट है जो स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित हो चुका है, जिसकी जो फंडिंग दी जाती है ये सारे स्टेट मिलकर वहाँ की फंडिंग करते हैं और कई सारे फंक्शन चलते हैं। एवरी ईयर ये मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं कि किस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर कोई टेंशन है तो उसको कैसे मतलब दूर किया जाए उस पर। तो अभी मार्च 3 को जो मीटिंग हुई उसमें यूरोपियन यूनियन और ये सारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज थे उन्होंने डिसीजन लिया कि बेलारूस और
रशिया को इससे बैन कर दिया जाए, क्योंकि बेलारूस ने समर्थन किया रशिया का, और रशिया तो अटैक कर ही चुका था यूक्रेन के ऊपर, तो इन्वेजन को लेकर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। बात अगर यहीं तक अगर खत्म होती तो बात हो जाती, तो यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया मिला के तो इनको कमेटी ऑफ सी बाल्टिक स्टेट से बाहर कर दिया। इसके अलावा अभी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ पैरालंपिक एसोसिएशन ने भी क्या किया कि अभी बीजिंग में 2022 में जो सम विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसके अंदर इन लोगों को बैन कर दिया। यहाँ के जो एथलीट्स हैं रशिया और बेलारूस का, उनको बैन कर दिया। इससे पहले जब उन्होंने डिसीजन लिया था, उन्होंने सोचा था कि चलो इनको हम अलाउ कर देते हैं, बट ये जो जाएंगे वो ऐसे इंडिपेंडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपने जो राष्ट्र का जो ध्वज है और उसकी आइडेंटिटी को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे। बट विद इन 48 आवर्स में उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया और कहा कि नहीं, बेलारूस और रशिया के जितने भी एथलेटिक्स हैं, वो एथलीट्स हैं, वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते। तो इस सब जगह से इनको बैन किया जा रहा है। तो हालांकि एक तरह से कहा जाए कि बैन आप लगा रहे हो, बट उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन। तो ये सारे जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हमें क्लियर दिख रहा है कि रशिया को चारों तरफ से एक तरह से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है ये पार्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, जो कि करेक्ट नहीं है। इवन जब कोई देश अपने इंटरनल मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहा है किसी अपने नाइबर के साथ में, तो उसमें किसी बाहरी को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, जो कि यूरोपियन यूनियन क्लियरली इसमें दे रहा है, जो कि एकदम वायलेशन है। मैं कहूँ तो ये जो वार है उसका कंप्लीटली वायलेशन है। इसमें किसी थर्ड का अगर पार्टिसिपेशन होता है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि अगर रशिया कल को अगर अटैक करे किसी भी यूरोपियन स्टेट कंट्री पे, तो उसमें कोई दौराय नहीं है। तो ये क्लियरली एक चिंगारी खड़ी कर रहा है कि शायद अगर ये जो इंटरवेंशन बीच में जो कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन एंड द कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, वो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर को बुलावा ना दे दे। अगर ऐसा कुछ होता है, इट विल बी वेरी वेरी डिजास्टर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। ऑलरेडी रशिया प्लान कर चुका है कि अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का यूज करेगा, और न्यूक का भी एक्चुअली वो बोल चुके थे कि हम वी विल आल्सो थिंक ऑफ यूजिंग द न्यूक। अगर ये वार न्यूक की तरफ बढ़ गया तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा लॉस होगा ह्यूमैनिटी का, जिसको क्लियरली आप भुला नहीं पाओगे। अगर आप वर्ल्ड वॉर में अगर ये कन्वर्ट हो गया बाय द वे, तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। अब जो वार होगा वो ग्राउंड पे नहीं लड़ा जाएगा दोस्तों, इतना समझ लीजिए, ग्राउंड पे किसी तरह का कोई वार हो ही नहीं सकता है। और जो इन्फेंट्री और इनकी आर्टिलरी की तो मतलब जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब सारे मोस्टली कंट्री तो न्यूक कैपेबल हैं। अगर न्यूक की बारी आ गई तो इट विल बी डिजास्टर फॉर ह्यूमैनिटी। उसमें फिर दिखेगा नहीं कौन कहाँ पे किसको अटैक कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक का कंट्री का किसी से लेकर पंगा चल रहा है। कई तो ऐसी महाशक्तियां हैं, जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना का तो कई सारे अपने नाइबर्स में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना की अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से, वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी पे काबिज है। वो हमेशा कोशिश करते हैं हम इंच करके बढ़ा के और पूरा अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर देंगे, जो कि वो भी सही नहीं है। एक तरह से देखा जाए उसको कहेंगे कि मतलब जबरदस्ती आप किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो कि लीगली रॉन्ग है, बट वो लीगली उसको जस्टिफाई भी करते हैं। उनका तो लैंड बॉर्डर लॉ भी आया था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आप देखना। उसमें लैंड बॉर्डर लॉ जो उन्होंने स्थापित कर दिया, उसमें जो भी बॉर्डर से इश्यूज होंगे उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना नहीं होगा, पीएलए उसको निपटाएगी, और पीएलए से भी आपको बात करनी पड़ेगी। आर्मी से कौन बात करने के लिए तैयार होता है? आर्मी वाले तो किसी भी समझौते पे आते नहीं, उनको तो एक ही भाषा आती है, वह उनसे लड़ाई करो, लड़ाई के बाद जीतते हो देन वेल एंड गुड। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये वार गलत दायरे में टर्न हो गया, इट विल बी सीरियस थ्रेट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। अगर थर्ड वर्ल्ड वार चला तो इस बार इतना लॉस होगा, मानव इतने मारे जाएंगे जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। तो आई होप, आई एम प्रेइंग दैट इट शुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, और इसमें शांति की बात चलनी चाहिए। हालांकि सारे कंट्रीज फोर्स कर रहे हैं उनको कि एक टेबल पे आओ, बात करो। बातचीत अगर होगी देन आई होप कम से कम कोई सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर हो सकेगा। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ये भी खबरें आ रही थी कि करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूसी टैंक्स और उनके डिफरेंट वाहन का कीव की तरफ बढ़ रहा है, जो कीव उनकी राजधानी है। अगर कीव पे उन्हें कब्जा कर लिया तो डिलिमिलिटराइज होना पड़ेगा उनको। अगर डिमिलिटराइज हो गए देन वार तो वहीं पे एंड हो जाएगा, उसके बाद तो सरकार वहां पे स्थापित करवानी है। तो ओवरऑल ये कहानी अभी की है। अब देखते हैं कि आगे इस डेवलपमेंट क्या होते हैं। हालांकि जैसा रूस ने सोचा था उसके अपोजिट हुआ। रूस ने सोचा था कि ये लड़ाई पूरी 2-3 दिन में निपट जाएगी, बस 2-3 दिन में नहीं निपटी।
नहीं निपटी का रीजन ये था कि बाहरी इंटरवेंशन इसमें हो जाता थे, बाहरी कंट्रियों ने को बिल्कुल सीक्रेटली सपोर्ट किया है, जो कि बिल्कुल वार के जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब दो नेशन आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसमें अगर आप तीसरा सपोर्ट करेगा देन हाउ कैन इट बी जस्टिफाइबल। और रशिया इस चीज को जानता है, अगर उसने कोई गलत स्टेप लिया देन इट विल बी डिजास्टर फॉर एवरीबॉडी। आप तो जानते हैं कि जब कोई अपने पे आ जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो आई होप वर्ल्ड विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, और शांति की वार्ता बिल्कुल होनी चाहिए और एक टेबल पे इनको आके बिल्कुल इस पर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक का जो डेवलपमेंट है ये है, अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।